इसका काफ़ी जिक्र होने लगता है कि आखिर ये एफआईआर क्या है, क्योंकि आप देखा होगा कई व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर हो चुका है, जैसे सोनू सूद के ऊपर आज हो गया। इसी तरह मैंने सुना है, कहीं पढ़ा है, पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद पंजाब के सीएम के ऊपर भी हो गया है। तो जो सीएम पहले रहे थे अभी उनके ऊपर भी सुना मैंने एफआईआर हो गया। साथ ही साथ जो वानखेड़े साहब थे जो मुंबई पुलिस वाले, उनके के खिलाफ एफआईआर हो गया। तो एफआईआर चुनाव के टाइम बहुत तेज़ी से होते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम समझ लें कि एफआईआर होता क्या है, क्योंकि इसका नाम सुन के, हाँ ये देखिए ऑफिसर जो है आईआरएस ऑफिसर समीर वानखेड़े, इनके खिलाफ भी एफआईआर हो गया, सोनू सूद के खिलाफ भी हो गया, चन्नी साहब के खिलाफ भी हो चुका है, और भी बहुत सारे एफआईआर हो रहे हैं। तो हमको जानना है कि आखिर ये एफआईआर होता क्या है। चलिए समझते हैं। एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रथम सूचना रिपोर्ट या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये है आपका एफआईआर। विस्तार से समझेंगे, एक एक पॉइंट तोड़कर समझेंगे ताकि आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले ही समझ लें कि कंटेक्स्ट क्या है। तो ये क्या है एफआईआर? वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आफ्टर एफआईआर द पुलिस टेक अप इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि एफआईआर के या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के पश्चात ही जो पुलिस है वो किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तो चलिए अब देखते हैं क्या है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसको पहुंचने से पहले यहाँ पर आपको दो चीज़ें पढ़नी होंगी, एक तो कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसको बोलते हैं संज्ञेय, इस संज्ञेय, इसको बोलते हैं असंज्ञेय। इसका मतलब क्या हुआ? कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? देखिए, ऐसे अपराध या ऐसे ऑफेंस जिसमें पुलिस को आपको गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय की अनुमति या वारंट न लेना पड़े। फिर कह रहा हूं, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस आपको बिना वारंट के या बिना न्यायालय की परमिशन के, न्यायालय की अनुमति के आपको गिरफ्तार कर ले, उसको बोलते हैं संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस। जैसे जो भी जघन्य अपराध होते हैं उसमें पुलिस को आपको गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय की अनुमति या वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति हत्या करता है या रेप करता है तो ये बहुत जघन्य अपराध माने जाते हैं। पुलिस बिना न्यायालय की, कोर्ट की अनुमति के या वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। दूसरा कौन से होते हैं? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध। ऐसे अपराध जिसमें पुलिस को आपको गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट की परमिशन, न्यायालय की परमिशन या वारंट लेना पड़े, उसको बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये थोड़े छोटे प्रकृति के अपराध होते हैं, छोटी मोटी चोरी या फिर छोटी मोटी चोरी हो सकती है, चीटिंग हो सकती है, इस प्रकार के कुछ केस। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? ये बेसिकली बड़े केस होते हैं। तो एफआईआर आप दोनों केसेस में कर सकते हो, यानी आप कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी कर सकते हो और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी कर सकते हो। लेकिन मुख्य जो एफआईआर, दमदार एफआईआर होती है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है। इसलिए हम सबसे पहले इसको कवर करेंगे, फिर अलग से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की भी कवर कर लेंगे। देखिए होता क्या है एफआईआर? रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस। बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट होता है, एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है, इसको पुलिस के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। पहली चीज। आगे कब प्रिपेयर करती पुलिस? व्हेन दे रिसीव इंफॉर्मेशन, जब उनको जानकारी मिलती है अबाउट द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। पुलिस एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार करती है कब? जब पुलिस को किसी ऑफेंस की या किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, यानी बड़े या जघन्य अपराध की जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं। कंप्लेन lodged by the victim or by someone on his or her behalf। इसका मतलब क्या हुआ? पहली चीज ये हुआ कि कंप्लेन कौन लॉन्च करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति, यानी जो पीड़ित है, विक्टिम है, वो भी कंप्लेन कर सकता है बाय समवन ऑन हिज हर बिहाफ, या उसके बिहाफ पर कोई और भी कर सकता है। तो याद रखना, शिकायत कौन करेगा? शिकायत एफआईआर करने कौन आएगा? कोई भी पीड़ित व्यक्ति या उसके बिहाफ पर कोई दूसरा व्यक्ति भी कंप्लेन कर सकता है। इस बात को याद रखना है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। टर्म एफआईआर इज नॉट डिफाइंड इन द इंडियन पीनल कोड, यानी कह रहा है कि जो ये शब्द है, ये जो टर्मिनोलॉजी है एफआईआर, इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, चाहे वो इंडियन पीनल कोड आईपीसी हो या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी 1973 हो,
और इन एनी अदर लॉ, यानी भारत में ना तो आईपीसी, ना सीआरपीसी, ना किसी अन्य कानून में इस एफआईआर को डिफाइन किया गया है। आगे देखते हैं। इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी इज नोन एज एफआईआर। देखिए, जब कोई विक्टिम पुलिस स्टेशन या पुलिस अधीक्षक के पास आता है तो बेसिकली उसके द्वारा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है। किस सेक्शन के माध्यम से? सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 154 के माध्यम से उसके द्वारा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है और इस रिकॉर्ड की गई इंफॉर्मेशन को ही कहा जाता है एफआईआर। तो उम्मीद है पहली चीज तो आप एफआईआर समझ गए कि मान लो किसी व्यक्ति के साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो, यानी किसी व्यक्ति के साथ कुछ बहुत ही बड़ी घटना हुई हो कि और वो पुलिस स्टेशन जाए, पुलिस स्टेशन वो जाए या उसके बिहाफ पर कोई जाए, वो क्या करेगा? अपनी कंप्लेन करेगा, उसकी कंप्लेन को लिखा जाएगा और इसी जो लिखी गई या रिकॉर्डेड चीज़ें होती हैं इसी को बोलते हैं एफआईआर। तो इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे। अब कह रहा है कि 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ एन एफआईआर। एफआईआर के 3 इंपॉर्टेंट तत्व या एलिमेंट कौन होते हैं ये समझिए। पहला, ऑफेंस कॉग्निजेबल होना चाहिए, यानी संज्ञेय प्रकृति का अपराध होना चाहिए। अगर आप सेक्शन 154 सीआरपीसी के माध्यम से इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसके लिए जरूरी क्या है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, यानी ऐसा ऑफेंस जिसमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को न्यायालय की, कोर्ट की अनुमति न लेनी पड़े। दूसरा क्या कह रहा है? गिव इन राइटिंग और ओरली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है पुलिस को वो या तो रिटन हो या ओरली भी एफआईआर लॉन्च किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखना। आगे देखते हैं। साइंड बाय द इंफॉर्मेंट। जो भी आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखी जाएगी उसके नीचे जिस व्यक्ति ने सूचना दी है उसके सिग्नेचर होंगे और साथ ही साथ उस सूचना को शुड बी रिकॉर्डेड इन डेली डायरी, यानी जो रोज की डायरी मेंटेन होती है उसमें भी रिकॉर्ड किया जाएगा। उम्मीद है ये चीजें आप समझ गए। अब बात आती है कि एफआईआर के बाद क्या होता है, जो थोड़ा सा टेक्निकल प्रोसेस है, मैंने तोड़ के लिखने की प्रयास किया है तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले कोई क्राइम होगा, क्राइम के बाद एफआईआर होगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब एफआईआर लॉन्च हो जाती है, एफआईआर लिखवा ली जाती है, तो फिर पुलिस करती है इन्वेस्टिगेशन, यानी पुलिस उस मामले की जांच पड़ताल करती है। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेती है तो लगभग 3 महीने में चार्जशीट फाइल करती है, यानी जो भी जांच पड़ताल से जो भी चीजें निकल कर सामने आई हैं उसको पुलिस फाइल करती है कोर्ट के सामने, इसको बोलते हैं चार्जशीट। इस चार्जशीट के आधार पर कोर्ट में ट्रायल होता है और ट्रायल के पश्चात डिसीजन निकल कर आता है। तो ये एक कानूनी प्रोसेस है जिसको हम इस सिनॉप्सिस के माध्यम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। कैंसिलेशन रिपोर्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि कैंसिलेशन रिपोर्ट भी फाइल की जाती है पुलिस के द्वारा। कब? नो ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। जब पुलिस को छानबीन में पता चलता है कि कोई भी अपराध नहीं किया गया है तब एक रिपोर्ट होती है, कौन सी? कैंसिलेशन रिपोर्ट, वो प्रस्तुत की जाती है। इसी तरह इसको बोलते हैं अनट्रेस्ड रिपोर्ट। अब ये अनट्रेस्ड रिपोर्ट क्या है? अगर जो भी अपराधी हो, एक्यूज्ड हो, आरोपी हो, एक्यूज्ड बोले आरोपी ज्यादा बेहतर है, नो ट्रेस ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन्स इज फाउंड, यानी जो भी आरोपी व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो मिला ही नहीं, पुलिस उसको ट्रेस ही नहीं कर पाई, तो उसमें फिर कौन सी रिपोर्ट होती है? अनट्रेस्ड रिपोर्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आप सबके परिवार में या कहीं ना कहीं जानने वाले के साथ एक घटना घटी होगी कि अगर आपके परिवार के साथ कोई घटना घटे और आप पुलिस स्टेशन जाओ और पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर दे तो क्या क्या हो सकता है। देखिए, अंडर सेक्शन 154(3) सीआरपीसी अगर पुलिस ने आपकी जो एफआईआर लिखने से मना कर दिया तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, यह आपको जानना बहुत जरूरी है अपने जीवन के लिए। देखिए, इसके लिए क्या होगा? ही और सी कैन सेंड द कंप्लेंट टू द एसपी और डीसीपी, यानी अगर मान लो कि उसकी एफआईआर किसी व्यक्ति की पुलिस नहीं लिख रही है तो फिर वो क्या कर सकता है? वो अपना जो भी कंप्लेंट है उसको एसपी साहब के पास भेज सकता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास भेज सकता है। अगर उसके बाद भी एफआईआर न रजिस्टर्ड हो तब क्या किसी व्यक्ति के पास क्या ऑप्शन है? तब आपकी रक्षा भारत की न्यायालय करेगी, कोर्ट करेगी। कैसे? अंडर सेक्शन
56 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, पर्सन कैन फाइल अ कंप्लेंट बिफोर अ कंसर्न कोर्ट। फिर क्या होगा, अगर पुलिस ने नहीं माना तो आप एसपी साहब के सामने अपनी कंप्लेंट भेजिए, अगर वो भी ना माने तो फिर आप कोर्ट के सामने भेज दीजिए। इफ कोर्ट सेटिस्फाइड, यदि न्यायालय को आपकी शिकायत ठीक लगती है। कोर्ट में थोड़ा सा फायदा ये होता है कि पुलिस स्टेशन में कई बार पॉलिटिकल प्रेशर होता है तो आपकी एफआईआर नहीं दर्ज की जाती है। हो सकता है आगे भी किसी अगर बड़ा कोई मामला है तो एसपी साहब के पास भी हो सकता है कि प्रेशर हो, लेकिन कोर्ट में चांस होता है कम। इफ कोर्ट सेटिस्फाइड विल डायरेक्ट द पुलिस टू रजिस्टर एन एफआईआर। अगर कोर्ट आपकी कंप्लेंट से सेटिस्फाई हो जाती है तो पुलिस से पहले तो कहेगी आप जो भी आपका मामला है उसको एफआईआर के रूप में रजिस्टर किया जाए और साथ ही साथ फिर एक इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो उम्मीद है ये चीज आप समझ पाए होंगे। अब एक टर्म और आता है जीरो एफआईआर। क्या होता है जीरो एफआईआर का मतलब ऐसा होता है, कभी कभी आपने मूवी में देखा होगा कि कोई केस होता है, कोई ऑफेंस होता है और कोई भी पुलिस किसी व्यक्ति का एफआईआर लॉन्च नहीं करती। इसका मतलब क्या हो ये समझिए। जैसे मान लो एक केस यहां पर बहुत नजदीक बॉर्डर पर हुआ, व्यक्ति पहुंच गया एफआईआर लगाने इस पुलिस स्टेशन में और इस पुलिस स्टेशन के क्षेत्र का बाहर का ये क्षेत्र है जिस क्षेत्र में हुआ है इस व्यक्ति को इस वाले पुलिस स्टेशन में आना चाहिए था। लेकिन वो व्यक्ति क्या किया, उस व्यक्ति ने उसको लगा कि ये वाला नजदीक है, चलो इसमें चलते हैं। अब दूसरे पुलिस स्टेशन के क्षेत्र की बात है। अब क्या होगा कि जब व्यक्ति किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में आ गया है क्षेत्र के, तो क्या होगा कि पुलिस स्टेशन रिसीव्ड अ कंप्लेंट। पुलिस स्टेशन जो होगा जहां ये व्यक्ति पहुंचा है वो कंप्लेंट को रिसीव कर लेगा, पहली चीज है। नेक्स्ट चीज, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन, यानी वही चीज जो मैंने बताई कि जहां पर ऑफेंस या अपराध हुआ है वो किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार या ज्यूरिसडिक्शन में आता है। तो क्या होगा, इट रजिस्टर्स एन एफआईआर। जिस पुलिस स्टेशन व्यक्ति पहुंचा वो एफआईआर रजिस्टर कर लेगा, फिर देन ट्रांसफर्स इट टू द कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन। पहले तो उसने रजिस्टर कर लिया, फिर उस एफआईआर को उस पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर देगा जिसके ज्यूरिसडिक्शन में वो जगह आती है जहां पर ऑफेंस या अपराध हुआ था। तो उम्मीद है आप समझ गए। इसी को जीरो एफआईआर बोलते हैं, जब किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में केस हुआ हो और किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराया जाए तो उसको जहां पर कराया गया वो फिर ट्रांसफर कर देगा। इसी को बोलते हैं जीरो एफआईआर। अब बात ये आती है कि हमने कहा कि कॉग्निजेबल जो बहुत जघन्य अपराध, जो चिंटू टाइप के अपराध हैं, जैसे नॉन कॉग्निजेबल जैसे चीटिंग वीटिंग, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें एफआईआर अंडर सेक्शन 155 सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या सामान्य तौर पर कभी कभी इसको बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसके माध्यम से रजिस्टर्ड की जाती है। तो याद रखना, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी एफआईआर रजिस्टर की जाती है और कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी रजिस्टर की जाती है। वहां पर अलग सेक्शन के माध्यम से रजिस्टर की जाती है, यहां पर सेक्शन 155 के माध्यम से रजिस्टर की जाती है। और यहां पर क्या होगा, यहां पर दूसरे सेक्शन के माध्यम से रजिस्टर की जाएगी। तो देखते हैं उसका सेक्शन कौन है। वहां 155 है और यहां 154 है। तो यही पूरी न्यूज रही एफआईआर की। उम्मीद है ये न्यूज आपके कभी ना कभी जीवन में काम जरूर आएगी।